Hello students, welcome back. I am CA Pramod Buttiparty and you are watching CA Final Financial Reporting Classes। और आज इस लेक्चर में विल मूव फॉरवर्ड इन इंडियाज 28। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था सर, एग्जैक्टली व्हाट वी हैड सीन इन द लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंडियाज 28 का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। व्हाट इज इंडियाज 28 एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स। ये किसको इसको लगता है, एसोसिएट को लगता है और जॉइंट वेंचर्स को भी लगता है। फिर उसके बाद एसोसिएट यानी क्या है, एसोसिएट यानी कोई भी एंटिटी का दूसरा एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो फिर उसको क्या मानते हैं, हम एसोसिएट मानते हैं। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी क्या, जो होल्डिंग है मेरा, दैट इज स्टेक ऑफ होल्डिंग कितना होना चाहिए, 20 to 50% के बीच में होना चाहिए ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है, तो 20 to 50% है, तो जनरली वी अज्यूम दैट देर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर इन केस 20 to 50% है, बट मैं उस पर्टिकुलर एंटिटी दैट इज इन्वेस्टर जो है ना, पॉलिसी मेकिंग में अगर पार्ट नहीं ले रहा है तो फिर उस केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द सेंस यानी क्या, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, 20% और मोर होना चाहिए और पॉलिसी डिसीजन मतलब जो भी फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग पॉलिसीज जो डिसीजन मेकिंग होगा उसमें भी पार्ट लेना चाहिए, तो तब जाके बोलूँगा मैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अदरवाइज आई वोंट से दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें जहाँ पे होल्डिंग जो है वो 10% से कम है या फिर 20% से कम है समझ लो, बट फिर भी हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। हाँ बोलते हैं। वो ऐसे कौन से केसेस है, एक जहाँ पे जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का जो बोर्ड मेंबर्स है, इन्वेस्टर के जो बंदे हैं वो किसके, इन्वेस्टी के बोर्ड के हिस्से हैं, तो फिर उस केस में क्या मानेंगे हम, उस केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मानेंगे। फिर उसके बाद पॉलिसी मेकिंग में, यानी क्या, जो भी पॉलिसी मेकिंग होता है उसमें क्या है, इन्वेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वोटिंग राइट है। जैसे कल एग्जाम्पल लिया था हमने बोरोइंग का, राइट। बोरोइंग के केस में क्या बोला था कि बोरोइंग के केस में यूनानिमस डिसीजन चाहिए, तो यूनानिमस डिसीजन चाहिए तो फिर जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब जाके मानेंगे हम देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, राइट। फिर उसके बाद कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन है, यानी क्या, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो है सिग्निफिकेंट मटेरियल मतलब 80-90% ऑफ दी जो भी उसका आउटपुट है वो किसको भेज रहा है, इन्वेस्टी को भेज रहा है, या इन्वेस्टी इन्वेस्टर को भेज रहा है, वैसा वैसा ऐसा कुछ है, तो फिर उस केस में भी मानेंगे हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। फिर उसके बाद मैनेजरल रेम्यूनरेशन, इसका हमने क्या एग्जांपल देखा था, सेकंडमेंट का, राइट। सेकंडमेंट का एग्जांपल देखा था जहाँ पे मैंने बोला था कि हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज जो है, जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, मैनेजर्स हुआ, ये सब लोगों को अगर इन्वेस्टर उनके इन्वेस्टी के इसमें बेचता है, इन्वेस्टी के एंटिटी में बेचता है फॉर एनी न्यू प्रोजेक्ट और एनीथिंग, तो उस केस में इन्वेस्टर को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर द इन्वेस्टी। और प्रोविजन फॉर एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, यानी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों, तो फिर उस केस में भी मानेंगे हम कि यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, राइट। तो इसका एक एक इलस्ट्रेशन हमने देख लिया था। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या है, अब एक और चीज़ बताया था कि शेयर जो है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है थ्रू सब्सिडरीज। सीएफएस मैंडेटरी है, राइट। सब्सिडरी हो, जॉइंट वेंचर हो या एसोसिएट हो, सीएफएस मैंडेटरी है। तो अगर सब्सिडरी है तो फिर इंड एस 110 के हिसाब से बनाएंगे, एसोसिएट है तो 28 के हिसाब से, एंड जॉइंट वेंचर है तो 111 के हिसाब से। अगर तीनों भी है तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, तीनों भी है तो हम तीनों भी इंड एस लगा लेंगे। ओके, चलो आज आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक चीज़ बताया था, क्या चीज़ बताया था, कि जो शेयर्स है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, राइट। किसके थ्रू हो सकता है, सब्सिडरी के थ्रू हो सकता है, बरोबर। जैसे एग्जांपल दिया, यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, यहाँ पे ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, तो सब्सिडरी के थ्रू अगर शेयर्स है तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे, एसोसिएट है मानेंगे, दैट्स ट्रू। बट सर यहाँ पे अगर समझो मेरे पास यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड ने ए में होल्डिंग रखा है दैट इज 30%, और ए ने बी में होल्डिंग रखा है 20%, क्या इसको भी हम एसोसिएट मानेंगे क्या, द क्वेश्चन इज, क्या इसको भी एसोसिएट मानेंगे क्या। तो इंड एस 28 जो है ना स्पेसिफिकली बताया है कि जो पीपी लिमिटेड है अगर उसका सब्सिडरी है और सब्सिडरी के तो होल्डिंग रख रहा है तो फिर उस केस में हम एसोसिएट मान सकते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल। बट इफ केस इन केस पीपी लिमिटेड का एसोसिएट है और एसोसिएट का कुछ और सब्सिडरीज है, राइट, एसोसिएट का और कुछ सब्सिडरीज है या और एसोसिएट कंपनीज है, तो उस केस में हम यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं मानेंगे। We will not consider this case as
इनडायरेक्ट कंट्रोल। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीपी लिमिटेड जो है, पीपी लिमिटेड किसका कंसोलिडेट करेगा, ए लिमिटेड का करेगा। यानी क्या, इंड एस 28 के हिसाब से सिर्फ ए का करेगा, बी का नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन एसोसिएट के थ्रू इन्वेस्टमेंट है। यानी क्या, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के थ्रू कोई होल्डिंग है, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के थ्रू कोई होल्डिंग है तो इसको इग्नोर करेंगे, राइट। सिर्फ जो एसोसिएट है उसका हम इन्वेस्टमेंट पकड़ लेंगे। अदरवाइज अगर सब्सिडी के थ्रू है वो चलेगा। ठीक है, ये क्लियर है? कल तक जो पढ़ा था और आज जो अभी जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है कि बताओ? चलो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज। इसके पहले एक और चीज बता दूं मैं। पोटेंशियल शेयर्स करके सुना होगा ना? पोटेंशियल शेयर्स यानी सुना कहीं? क्या होता है ये? वेरी गुड। तो यहाँ पे नॉर्मली व्हाट वी से, एज पर इंड एस 110, एज पर इंड एस 110 व्हाट वी से पोटेंशियल शेयर्स होगा तो हम क्या देखते हैं, उसका एबिलिटी चेक करते, राइट? राइट, सब्सटैंटिव है या फिर प्रोटेक्टिव है, या फिर ऐसा भी सोचते हैं कि ये जो है ना विद इन विद इन 6 महीने है, विद इन 1 साल है, ये एक्सरसाइजेबल है या नहीं, ये एज पर इंडेक्स 110 चेक करते थे ना, बरोबर। तो यहाँ पे इंडेक्स 110 में ये चेक करते थे। समझो फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड के अंडर, ए लिमिटेड के अंदर क्या क्या है, 10,000 राइट्स रखा हुआ है, राइट। 10,000 राइट्स, अगर ये राइट्स को एक्सरसाइज कर ले तो ये इसका हो जाएगा होल्डिंग 60%। तो इंडेक्स 110 का बता रहा हूँ। इंडेक्स 110 में हम क्या देखते थे कि वेदर दिस राइट्स, ये जो राइट्स है ये एक्सरसाइजेबल है क्या, यानी क्या ये ज़्यादा प्राइस में बिका है क्या। देखो राइट्स है तो फिर फुकट में मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, या फिर बहुत नॉमिनल प्राइस में एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर ज़्यादा प्राइस में है तो फिर ये नॉन एक्सरसाइजेबल है, यानी क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बरोबर। अब ये जो फाइनेंशियल बैरियर है तो फिर उस केस में हम क्या मानते हैं, इट इज़ नॉट सब्सटैंटिव, बरोबर। और हम इसको कंसिडर नहीं करते वाइल असेसिंग दी कंट्रोल इंडेस 110 के हिसाब से। अगर समझो ये विद इन 3 मंथ्स करना है, बट पीपी लिमिटेड का प्लान जो है ये विद इन 6 मंथ्स का बाद, ये जो है ना सोच रहा है कि 6 मंथ्स के बाद राइट को एक्सरसाइज कर लेंगे, बट ये बोल रहा है कि 3 मंथ में ही करना चाहिए, बट 3 मंथ्स में करने का जो एबिलिटी है ना पीपी लिमिटेड के पास नहीं है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड हो गया, राइट। ये भी एक बैरियर है। तो ये बैरियर की वजह से हम क्या बोलते हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द कंट्रोल, राइट। बट यहाँ पे एज पर इंड एस 110, एज पर इंडेस 28 110 तो बता दिया मैंने कि 110 में हम क्या करते हैं, वी विल चेक दैट एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट्स। अगर वो एक्सरसाइजेबल है देन वी विल कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, अगर एक्सरसाइजेबल नहीं है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते। बट इंडेस 28 के हिसाब से इफ देर इज अ पोटेंशियल राइट, हम एसेस कुछ नहीं करेंगे, उस केस में असेस नहीं करेंगे, विल डायरेक्टली कंसिडर दैट पोटेंशियल शेयर्स इन असेसिंग द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस as per Ind AS 28, any potential shares significant influence, राइट। समझा मैंने क्या बोला? चलो आ जाओ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, इसके बाद इलस्ट्रेशन भी करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल।
समझो यहाँ पे अपना फेमस कंपनी पीपी लिमिटेड है, राइट। फिर उसके बाद बी लिमिटेड है, ठीक है। तो पीपी लिमिटेड जो है 10% होल्डिंग है बी लिमिटेड में, ठीक है सर। अब पीपी लिमिटेड के पास क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, विद ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो फिर इन दैट केस व्हाट विल से दैट इसका पीपी लिमिटेड का होल्डिंग 25% हो जाएगा, बरोबर। अब यहाँ पे नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, नंबर्स की वजह से कंप्यूटेशन होगा, डायरेक्टली परसेंटेज लिख रहा हूँ, राइट। क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड जो है ना बी लिमिटेड में 10% होल्डिंग है। पीपी लिमिटेड के पास क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, और ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स विद ऑप्शंस है, और ये जो ऑप्शंस है कन्वर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, और ये जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो फिर 10-25% का क्या आ जाएगा, होल्डिंग आ जाएगा। जब 25% आ जाएगा तो फिर पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड, पीपी लिमिटेड विल कंसिडर बी लिमिटेड को एसोसिएट, ठीक है। पीपी लिमिटेड विल कंसिडर बी लिमिटेड एज एसोसिएट, ठीक है। जब एसोसिएट हो जाएगा तो अपना इंडियस 28 लग जाएगा, राइट। तो ये वाला केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलने क्या चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, बरोबर। यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, और ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या हमने देखा क्या कि ये विद इन एक्सरसाइजेबल ऑप्शन है, यानी क्या विद इन 10 मंथ है, विद इन 20 मंथ से देखा क्या ये एक्सरसाइज हो सकता है या नहीं, वो देखा क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ पे कुछ भी असेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली इफ देर इज एन ऑप्शन देन विल कंसिडर डायरेक्टली इट फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, कि ये एसोसिएट के अंडर आ सकता है या नहीं, डायरेक्टली हम देख लेंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड कर लो। गिव मी अ ब्रीफ आंसर, ब्रीफ मतलब शॉर्ट में आंसर बता दो कि व्हाट विल डू, whether we'll consider it as a significant influence over the investee or not. डन। क्या है मतलब व्हाट डू यू फील कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में आएगा या नहीं? क्या क्या फिर से बोलो, क्यों? मैंने वही बताया ना अभी, मैंने वही बताया कि विल नॉट चेक दैट फाइनेंशियल एबिलिटी है या नहीं है, कुछ नहीं देखेंगे। अगर इन केस मेरा यहाँ पे ऑप्शंस है तो ऑप्शंस को डायरेक्टली विल कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एबिलिटी है या नहीं है ये फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया 28 के हिसाब से हमें देखना है कि ये शेयर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यस, तो फिर उस केस में हम दे ले लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। देखो आ जाओ बताता हूँ मैं। एन एंटिटी विच इज करेंटली होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ एंटिटी हैज एन ऑप्शन टू परचेज एडिशनल 15% वोटिंग पावर्स ऑफ द इन्वेस्टी फ्रॉम द अदर इन्वेस्टर्स। द इन्वेस्टी currently does not have the financial ability to purchase the additional 15% of voting power of the investee। ठीक है, तो एडिशनल 15% जो है ना परचेज करने का फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है। बट एज पर अगर मैं ये बोलूँ इंड एस 110 के हिसाब से, 110 हमने पहले पढ़े थे, राइट। तो अगर उसके हिसाब से बोलता हूँ मैं तो फिर उस केस में ये
हम नहीं कंसिडर करते, राइट। बट इंड एस 28 की यहाँ पे आएंगे तो विल कंसिडर फाइनेंशियल एबिलिटी, वो पूरा कंसिडर करेंगे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली असेसमेंट में ले लेंगे और बोल देंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। देखो, considering the potential voting rights, the entity can have more than 20% of voting power of the investee, and hence it is presumed that the entity has significant influence over the investee. तो पहले की लाइन में वो बता दिया कि क्या है, एंटिटी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्यों, क्योंकि 20% और मोर हो सकता है, कंसिडरिंग क्या, पोटेंशियल वोटिंग पावर। The fact that the entity does not have the financial ability to purchase such additional voting power is not considered in such assessment. देखो, कंसिडर ही नहीं करते, बरोबर, कंसिडर ही नहीं करते। अगर देखोगे यहाँ पे नोट, it should be noted that in AS 110 potential voting right which an entity cannot exercise because of its financial ability are not considered as substantive and hence not factored in the assessment. However, in AS 28 there is no such requirement given. समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि इंडिया 110 में एक पर्टिकुलर कंडीशंस दिया था। क्या कंडीशंस है सर? उसका फाइनेंशियल एबिलिटी देखेंगे, ठीक है, और उसके बहुत सारे बैरियर्स भी पढ़े थे हमने, वो देख लेंगे। अगर बैरियर्स है तो फिर उस केस में उसको फॉर द पर्पस ऑफ पोटेंशियल यानी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल के लिए नहीं इंक्लूड करेंगे। बट इंडिया 28 ने ऐसा कुछ भी कंडीशंस नहीं दिया है। देखो, हाउएवर इंडिया 28 there is no such requirement given, hence potential voting rights even if they are not substantive as per Ind AS 110 are included in the assessment of significant influence. तो even if it is not substantive, अगर substantive नहीं है फिर भी हम इसको include करेंगे। क्लियर? पक्का? चलो, ये देखो, consideration of potential voting rights when assessing significant influence. Potential voting rights that are currently exercisable are considered when assessing whether an entity the significant influence or not. ठीक है, यहाँ पे अगर चाहो तो मैं नोट लिख देता हूँ। डन। चलो, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच इज नथिंग बट इक्विटी मेथड। क्या है ये इक्विटी मेथड? अब इक्विटी मेथड में मैं इनिशियली अगर बताऊं तो इंड AS 28 में स्पेसिफिकली अगर कोई भी एसोसिएट है तो एसोसिएट का अकाउंटिंग होना चाहिए एज पर इक्विटी मेथड, राइट। कैसा होना चाहिए? अकाउंटिंग होना चाहिए इक्विटी मेथड। यानी अगर सीएफएस में भी अगर मैं बोलूँ, सीएफएस में हम कैसे दिखाएंगे सर मेरा जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है वो कैसे दिखाएंगे इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो दिखाएंगे एज पर द इक्विटी मेथड। तो इक्विटी मेथड है क्या? कुछ नहीं है, ये एक मेथड है, बस कुछ नहीं है। इक्विटी मेथड एक मेथड है। तो मेथड इन द सेंस यानी क्या, यहाँ पे सिर्फ अपने को स्टेप्स दिया है कि हमें इन्वेस्टमेंट को कैसा रिकग्नाइज करना चाहिए, पहली बात। सेकेंड चीज, मुझे गुडविल को कैसे कंप्यूट करना चाहिए। थर्ड, मुझे बताया है कि अगर समझो एंटिटी प्रॉफिट कर रहा है, यानी क्या, जो एसोसिएट कंपनी है वो प्रॉफिट बनाएगा तो वो प्रॉफिट में शेयर कैसे हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर समझो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएगा, यानी क्या, कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो फिर ऐसा कुछ है, ओसीआई में जाता है तो ओसीआई का शेयर अपने एंटिटी को कैसा आएगा, एसोसिएट ओसीआई कमा रहा है तो वो एंटिटी जो है ना इन्वेस्टर को कैसा अपोर्शन करेगा, राइट। फिर उसके बाद अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में क्या होगा, राइट। तो ये सब चीजें इक्विटी मेथड में दिया है, ठीक है, ये सब चीजें इक्विटी मेथड में दिया है। तो सबसे पहले चीज स्टार्ट करते हैं विथ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले चीज स्टार्ट करते हैं विथ इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट की केस में क्या होगा बताओ, यानी क्या हुआ यहाँ पे, मुझे एक एंट्री बता दो। जब पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट ₹1 लाख, तो इसका जर्नलिटी क्या होगा बताओ।
वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड टू बैंक अकाउंट 1 लाख एंड आएगा 1 लाख, राइट? यही होगा। वेरी गुड, सिंपल सा एंट्री। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, ये एंट्री दिखा दिया। यानी क्या, विद दिस ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गया, यानी क्या पी के बुक्स में आ गया इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। ठीक है सर। अब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब भी इन्वेस्ट करते हैं, तो एज पर इंड एस 110, हम नॉर्मली इंड एस 110 का रेफरेंसिंग दे रहा हूँ, सिर्फ समझ लो। इंड एस 110 या फिर इंड एस 103, तो इनिशियली 103 लगेगा, फिर सब्सिक्वेंटली 110 रहेगा, राइट? तो उस केस में 103 के केस में हम क्या करते हैं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल कंप्यूट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे गुडविल या बार्गेन परचेस। ठीक है। तो अब यहाँ पे गुडविल या बार्गेन परचेस कैसे कंप्यूट करेंगे? कंप्यूटेशन गुडविल या बार्गेन परचेस। ठीक है। अब गुडविल या बार्गेन परचेस कैसे कंप्यूट करेंगे? लेट्स टेक, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख है ना, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, इसमें से लेस कर देंगे नेट असेट्स। अब क्या सर, पूरा का पूरा नेट एसेट्स कम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, समझो फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 20%। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ 20%, तो 20% परचेज करने के लिए मैंने कितना पे किया, 1 लाख, राइट? तो नेट असेट्स में भी मेरा पार्ट कितना होगा, 20% का होगा। तो मेरा नेट असेट्स फॉर द टाइमिंग में पकड़ रहा हूँ 4,50,000 इंटू 20%। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा 4,50,000 इंटू 20%? तो ये आ जाएगा 90। तो 10,000 will be considered as my goodwill। कंप्यूटेशन वाला पार्ट समझ गया क्या, बताओ? मतलब ये इनिशियल फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप हमें कैसा करना है। फर्स्ट स्टेप, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इन्वेस्ट करने के बाद क्या करूँगा, गुडविल कंप्यूट करूँगा। गुडविल कैसे कंप्यूट करूँगा या बार्गेन परचेस कैसे कंप्यूट करूँगा? सिंपल है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को ले लूँगा, उसमें से नेट असेट्स लेस कर दूंगा। नेट असेट्स भी सिर्फ मेरा शेयर, यानी क्या, सिर्फ इन्वेस्टर का शेयर लेस कर दूंगा, तो फिर मेरा यहाँ पे गुडविल आ जाएगा। या फिर समझो बार्गेन परचेज भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है हम गुडविल का अकाउंटिंग नहीं, गुडविल को कैसा रिकॉग्नाइज करते हैं एज पर इंड एस 110, वो एक बार बता दो मुझे। गुडविल हम इंड एस 110 के हिसाब से कैसा रिकॉग्नाइज करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कैसा रिकॉग्नाइज इन द सेंस, हम डायरेक्टली उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा देते या फिर उसको कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देते, कैसे करते थे? डायरेक्टली दिखा देते, बरोबर। एज पर इंड एस 110 हम डायरेक्टली दिखा देते हैं, बट एज पर इंड एस 28, इंड एस 28 के हिसाब से ये जो गुडविल है, गुडविल तो है, राइट? हम तो कंसिडर करेंगे गुडविल है, बट ये गुडविल हम सेपरेटली नहीं रिकॉग्नाइज करते, राइट? गुडविल is not recognized separately carrying amount of investment। क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। क्या है सर, यहाँ पे जो गुडविल है, ये गुडविल को हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना, इन्वेस्टमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं, पूरा नेट एसेट्स और पूरा लाइबिलिटीज हम दिखाते नहीं है बुक्स में,
राइट। हम जब CFS बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड मतलब CFS बनाएंगे विद एसोसिएट, तो उस केस में हम पूरा नेट एसेट्स लाइबिलिटीज हम ऐड नहीं करते हैं, जैसा अनलाइक जो सब्सिडरी में करते थे। सब्सिडरी में क्या करते हैं, पूरा असेट्स को ले लेते हैं, पूरा लाइबिलिटी को ले लेते हैं और कंसोलिडेट करते हैं। बट इसका जो है ना, एक सिंपल सा लाइन ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करके एक सिंपल सा लाइन हम CFS में इंक्लूड करेंगे और वहां पे उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बताएंगे, अभी जो डिटरमाइन कर रहे हैं एज पर इक्विटी मेथड, राइट। तो उस केस में किसमें, सब्सिडरी में हम क्यों अलग दिखाते थे, अलग लाइन क्यों, क्योंकि उसका नेट एसेट्स जो भी है वो हम कंसोलिडेट कर रहे थे, बरोबर। बट यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ हम अलग लाइन में दिखाते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का लाइन दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करके और उसका इन्वेस्टमेंट बता देते हैं। तो उस केस में यहाँ पे गुडविल सेपरेटली रिकग्नाइज करूंगा तो डबल इफेक्ट आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड, मतलब जो गुडविल है इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही है ये, राइट। यानी क्या, 1 लाख में गुडविल भी इंक्लूडेड है, गुडविल को सेपरेटली रिकग्नाइज नहीं करते, राइट। समझा ये चीज, क्या बोला मैंने। देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ इंडिया 110 के हिसाब से, मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ तुम्हें कि अगर वो पढ़ेंगे इंडेक्स 110 पढ़ने के बाद अगर 28 करोगे ना, तो इंडेक्स 110 का जो नॉलेज है यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि गुडविल को सेपरेट रिकग्नाइज करना चाहिए। 110 में हम क्या करते थे, हम CFS बनाते थे ऐसा। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफर कर सकता है। ये देखो यहाँ पे असेट्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, होल्डिंग प्लस सब्सिडी का लेते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज ले लेते हैं, यहाँ पे भी होल्डिंग प्लस सब्सिडी ले लेते हैं, राइट। तो हम और उसके साथ साथ में PC भी होता था, बरोबर। अब जब PC प्लस उसके बाद जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो हम क्या करते थे, गुडविल एज अ सेपरेट लाइन दिखा देते थे, बरोबर या नहीं, ठीक है। बट एज पर इंडेस 110 सॉरी इंडेस 28, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करके एक सेपरेट लाइन दिखा देते हैं, बरोबर। यहाँ पे जो असेट्स है लाइबिलिटीज है उसको कंसोलिडेट नहीं करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंप्यूटेशन करेंगे एज पर इक्विटी मेथड वो अमाउंट यहाँ पे आएगा, बरोबर। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखा दिया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ गया। तो अगर मैं फिर से गुडविल दिखा दूँ, तो यहाँ पे डबल इफेक्ट होएगा ना, बरोबर। उसके लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लियर है, बताओ, पहले वाला क्लियर है, पक्का लॉजिक क्लियर हुआ, क्यों नहीं हम सेपरेटली दिखाते हैं। अच्छा सर, अगर फिर से अगर एक और चीज देखें हम, क्या एक और चीज देखें हम, अगर यहाँ पे बार्गेन परचेस है, उसका एक और चीज करते हैं, उसका एक और एग्जांपल लेते हैं। बार्गेन परचेस, ठीक है। समझो सेम एग्जांपल लेते हैं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे नेट एसेट्स लेस कर देते हैं, बरोबर। नेट एसेट्स लेस कर देंगे, तो नेट एसेट्स अगर लेस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, समझो फॉर एग्जांपल नेट एसेट्स लेता हूँ 6 लाख का, 20% उसका इन्वेस्टमेंट है, तो 1,20,000 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स का 20,000 जो है, दिस विल बी बार्गेन परचेस, बरोबर। कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है मेरा बार्गेन परचेस है। क्या सर इसको एज एन इन्वेस्टमेंट पार्ट दिखाएंगे क्या, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या सर इसको एज अ पार्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट दिखा सकते हैं क्या, व्हाट डू यू थिंक, बोलो एक बार, तुम्हारा ट्राई बताओ, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, एक बार बता दो मुझे। फिर से हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट वगैरह सब बना के समझेंगे, बट व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पार्ट दिखा सकते हैं क्या, जैसे हम कैरिंग अमाउंट दिखा रहे थे, ठीक है।
क्यों हम कैरिंग अमाउंट का दिखा रहे थे? हम इन्वेस्टमेंट को, जस्ट अ मिनट, कहाँ गया मेरा पीडीएफ? चलो, नहीं यार, हाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, राइट? इन्वेस्टमेंट को नॉक ऑफ करने के लिए मेरे पास नेट एसेट्स नहीं दिखाता हूँ मैं, तो गुडविल को रिकग्नाइज कर लूंगा फिर से अलग से, तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आ जाओ बैलेंस शीट बनाते एक बार, एक्सट्रैक्ट, ये समझो एक्सट्रैक्ट है, राइट? तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितना दिखा रहे हो? यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट 1 लाख दिखा रहे हो, बरोबर? ये 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में ये जो 20,000 का इफेक्ट है वो तो नहीं दिखेगा ना सर, बरोबर? ये 20,000 का इफेक्ट नहीं दिखेगा, बरोबर? ये 20,000 का इफेक्ट दिखाने मुझे इसको सेपरेटली रिकग्नाइज करना पड़ेगा। देखो, दिस विल इज सेपरेटली रिकग्नाइज्ड, bargain purchase will be separately recognized in other equity। ठीक है, तो अगर देखोगे सेम लॉजिक तो सेम लगेगा क्या? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखा दिया मैंने, बरोबर? और एडिशनल जो बार्गेन परचेस है सर, बार्गेन परचेस को कहाँ पे एडजस्ट करना है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट टोटल टोटल पैसे दिखा रहा हूँ, तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए ये इसको डायरेक्टली हम अदर इक्विटी में रिकग्नाइज करेंगे, जिससे कि हमारा जो नेट असेट्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये टैली हो जाएगा। टैली इन द सेंस मेरा इन्वेस्टमेंट भी सही पॉइंट में दिखेगा, और मेरा जो अदर इक्विटी है, जो बार्गेन परचेस है, ड्यू टू बार्गेन परचेस मेरा जो अदर रिजर्व्स है वो भी बढ़ जाएंगे, तो सो दैट दोनों भी एक पॉइंट ऑफ व्यू में सेम आ जाएंगे। यानी क्या, आज जो यहाँ पे अदर इक्विटी में मैं क्या करूंगा? बार्गेन परचेज दिखाऊंगा, बार्गेन परचेज। तो यहाँ पे देखो 20,000, तो इसका दोनों का इफेक्ट आ गया ना, बार्गेन परचेज का भी आ गया और इन्वेस्टमेंट का भी आ गया। तो उससे क्या होगा, उससे मेरा करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। बट ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर नेट नेट मुझे कितना बताना था? नेट नेट मुझे 1 लाख ही बताना था इंक्लूडिंग गुडविल, तो उसके लिए डायरेक्टली मैं 1 लाख ही बता रहा था, राइट? अब यहाँ पे क्या करना है? बार्गेन परचेस के केस में, बार्गेन परचेस के केस में अगर सिर्फ 1 लाख रिकॉर्ड करूंगा तो फिर 1 लाख का जो है ना मेरा ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस है, ठीक है? तो उस केस में मुझे ये जो है ना सेपरेटली अदर इक्विटी में बताना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इन शॉर्ट अगर तुम्हें सिंपल सा ट्रिक बताओ, एसोसिएट की केस में गुडविल वाला जो पार्ट है वो सेपरेटली रिकग्नाइज नहीं करते हैं, बट बार्गेन परचेज जो है वो सेपरेटली रिकग्नाइज करना पड़ेगा इन दी अदर इक्विटी पोर्शन। ठीक है, कुछ डाउट है क्या बताओ यहाँ पे? पक्का? देखो यहाँ पे आ जाओ, स्टेप्स ऑफ इक्विटी मेथड प्रोसीजर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लिया मैंने एंड परसेंटेज ऑफ नेट शेयर नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे गुडविल आ जाएगा एंड कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। गुडविल विल बी रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर नॉट रिकग्नाइज्ड सेपरेटली, सेपरेटली इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। बट कैपिटल रिजर्व जो है, कैपिटल रिजर्व इज रिकग्नाइज्ड सेपरेटली इन अदर इक्विटी में करेंगे। तो अगर एक्सट्रैक्ट देखोगे, एक्सट्रैक्ट ऐसा बनेगा, नॉन करंट एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स करके सेपरेटली लाइन ले लेंगे। नॉर्मली हम 110 में नॉक ऑफ कर देते हैं, सब्सिडी के केस में नॉक ऑफ होगा, बट यहाँ पे जो है हम सेपरेटली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नेट एसेट्स को कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखा दिया, तो इसमें शेयर इन नेट एसेट्स एंड गुडविल ऐसा बताएंगे हम। यानी क्या सर, हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिख सकते थे, बट उसका बाइफर्केशन भी दे देंगे कि नेट एसेट्स कितना है और गुडविल कितना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था, अभी क्वेश्चन में किया था, तो अभी का क्वेश्चन में 90,000 मेरा शेयर इन नेट एसेट्स था, तो यहाँ पे 90,000 शेयर इन नेट एसेट्स दिखा दूंगा और 10,000 गुडविल का पार्ट दिखा दूंगा, राइट? तो अल्टीमेटली मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख का ही दिखेगा, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, नेक्स्ट थिंग,
एक और चीज़ बता दूँ, तो समझो अगर मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना टाइम बचा है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पता है ना? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पता है क्या? बोलो बोलो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस कुछ नहीं है, देखो सिंपल है। उसमें क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी प्रेफरेंस शेयर्स इस मतलब प्रेफरेंस शेयर को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बरोबर। तो प्रेफरेंस शेयर को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस इन द सेंस, अगर मेरा प्रॉफिट्स होता है तो फिर उस केस में प्रॉफिट्स में से पहले प्रेफरेंस शेयर को देना पड़ेगा, राइट। जो भी शेयर है प्रेफरेंस शेयर का उनको दे देंगे, फिर उसके बचा हुआ जो पार्ट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ले लेंगे, बरोबर। यही फंडा है, हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। तो अगर समझो ऐसा कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और जिसको डिविडेंड अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से डिविडेंड अब तक दिया नहीं है, तो जब भी हम कंप्यूट करेंगे, क्या कंप्यूट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि वेदर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड डिक्लेयर किया क्या, नहीं किया है। नहीं किया तो हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे पहले, समझ रहे हो। समझो 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है, 1 लाख के ऊपर जो है ना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का 20,000 इक्विटी जो प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है, तो 1 लाख में से 20,000 लेस कर दो तो 80,000 आएगा। 80,000 इज नाउ एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर्स, और ये 80,000 में जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का भी शेयर रहेगा और उसको भी मिल जाएगा। तो सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले उसका एक डिविडेंड एडजस्ट करेंगे और बचा हुआ बाकी का हम क्या करेंगे, बांट देंगे इन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय एसोसिएट और जॉइंट वेंचर एंड डिविडेंड इज गेट टू बी डिक्लेयर्ड, अगर डिक्लेयर नहीं किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड आफ्टर एडजस्टिंग सच डिविडेंड, डिविडेंड एडजस्ट करने के बाद ही दे देंगे। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। या चलो चलो, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इन द सेंस यानी क्या, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इन द सेंस इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया और मैंने गुडविल कंप्यूट कर लिया। तो गुडविल को मैं सेपरेटली रिकग्नाइज नहीं करूंगा, मैं गुडविल को सेपरेटली रिकग्नाइज नहीं करूंगा, बट बार्गेन परचेस होगा तो उसको सेपरेटली रिकग्नाइज कर लूंगा। ओके सर, चलो नेक्स्ट थिंग क्या होगा। अब मैंने इन्वेस्ट तो कर लिया, राइट, इन्वेस्ट तो कर लिया और गुडविल भी कंप्यूट कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग ये होगा सर, यहाँ पे जो एसोसिएट है वो प्रॉफिट कमाएगा, राइट। एसोसिएट जो है ईयर एंड में प्रॉफिट कमाएगा, तो एसोसिएट जब ईयर एंड में प्रॉफिट कमाएगा तो उसका पार्ट भी मुझे क्या मिलेगा, उसका भी मुझे क्या मिलेगा, उसका भी मुझे शेयर मिलेगा, राइट। तो उसका शेयर कैसे कंप्यूट करेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे एसोसिएट ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, यहाँ पे अज्यूम्ड फिगर है। तो 10,000 का प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी होल्डिंग कितना है, 20% का होल्डिंग है, राइट। तो 20% का होल्डिंग है, 10,000 इंटू 20% करेंगे तो यहाँ पे 2,000 मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो, 2,000 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा और इसको मैं रिकग्नाइज कर लूँगा। यानी क्या, रिकग्नाइज इन द सेंस यानी क्या, ये जो 2,000 है, ये 2,000 मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाएगा सर। कैसा सर, नहीं समझा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाएगा। आज मैं बताता हूँ, ये जो 2,000 है ये मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाएगा। तो उसका नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टी, यानी कि प्रॉफिट को रिकग्नाइज करना है, राइट। तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा टू प्रॉफिट, और मेरा उसके अगेंस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सिंपल। तो आ जाओ, मैं बात करूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसके थ्रू मेरा जो है ना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। नेक्स्ट स्टेप देख लो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर प्रॉफिट है, इन केस देर इज अ प्रॉफिट, तो उस केस में क्या करेंगे हम, इन प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट को रिकग्नाइज करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा डाउट आ सकता है, सर यहाँ पे हम कैश इन बैंक भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, बरोबर।
यहाँ पे कैश इन बैंक भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट यहाँ पे कैश इन बैंक भी आ सकता है, बट आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस यानी क्या, प्रॉफिट मेरा जो एसोसिएट कंपनी का वो क्या होगा, वो जाएगा अदर इक्विटी में, राइट, वो अदर इक्विटी में जाएगा। क्या ये शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे कैश में मिलने वाला है क्या, क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन, क्या ये कैश में या बैंक में आ जाएगा क्या, हाँ ये तुम्हारा प्रॉफिट है ले लो करके, बोलो। जब तक वो अदर इक्विटी से डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं करेगा, यानी क्या, अदर इक्विटी से जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तब तक क्या होगा, तब तक वो अदर इक्विटी में ही रहेगा, बरोबर। तो यहाँ पे जो मेरा अल्टीमेटली कैश इन बैंक पे तो नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे पास एक ही सोर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का सोर्स है, राइट, इन्वेस्टमेंट ही है ना एसोसिएट में, तो मेरा उसके थ्रू क्या होगा, मैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा हूँ, यानी क्या, सिंपली ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 नहीं, यहाँ पे कितना था, 1 लाख, हाँ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, राइट, और उससे वो एंटिटी से मुझे प्रॉफिट मिलना है, वो प्रॉफिट कितना मिलना है, 2,000 का प्रॉफिट मिलना है, तो टोटल मुझे मिलेगा 1,02,000, टोटल कितना मिलेगा, 1,02,000, राइट। तो उसके लिए ये एंट्री पास किया, इन्वेस्टमेंट टू शेयर इन प्रॉफिट। समझा, लॉजिक समझ रहा है क्या। देखो कनेक्शन बना लो तो बहुत सिंपल इंडेस है, सिंपल है क्या, बहुत इजी इंडेस है, बस सिर्फ ये इक्विटी मेथड वाला लॉजिक डेवलप कर लोगा तो खत्म। चलो ये समझा क्या बोला मैंने। देखो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं, जो भी एसोसिएट है, एसोसिएट ने क्या किया होगा, एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट क्या होगा सर, वो प्रॉफिट जो है वो पार्ट किसको आएगा, किसको, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को भी उसमें क्या रहेगा, शेयर रहेगा, ठीक है। अब जब इन्वेस्टर को शेयर रहेगा तो उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैश एंड बैंक पे नहीं मिल रहा है, क्लियर है। चलो अगर किन केस समझो ये प्रॉफिट वाला केस है, दिस इज द केस ऑफ प्रॉफिट, अगर यहाँ पे इनकेस लॉस, लॉस भी हो सकता है ना, बराबर, लॉस भी हो सकता है, तो लॉस हो जाएगा, तो अगर प्रॉफिट में शेयर है मेरा तो लॉस में भी शेयर होगा, तो ये शेयर कितना रहेगा, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है उतना ही रहेगा। तो समझो फॉर एग्जांपल लॉस समझ पकड़ते हैं 10,000 का, तो 2,000 लॉस है, तो अब क्या, प्रॉफिट जब होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, अब लॉस जब होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, शेयर इन लॉस टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे 2,000 और 2,000, ये एक तरीका हुआ। और एक तरीका बोलूँ मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, देखो सर मेरा इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, बट कंपनी भी ने लॉस किया है ना, अब लॉस जो है, लॉस भी मुझे ही भुगताना पड़ेगा, कितना, 20% तक, तो 20% तक लॉस मुझे भुगताना पड़ेगा, तो नेट नेट मुझे कितना मिलेगा, 98,000 का मिल जाएगा मुझे अमाउंट, राइट, उतने से मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। समझा ये चीज़, बताओ। जर्नल एंट्री समझा कैसे सॉल्व करना है, जब मतलब जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, और यहाँ पे लॉस के केस में कैसे करना है, ठीक है। चलो सिमिलर केस गोस विथ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते ही तुम्हें एक फ्लैश होना चाहिए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मीन्स मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स या अनरियलाइज्ड लॉसेस, ठीक है। अनरियलाइज चीज़ें हम क्या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। अब ये क्यों दिखाते हैं सर ऐसा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया होगा कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले कैसा होता था, शेड्यूल 3 के पहले कैसा होता था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी इंक्लूड करते थे हम, सब जो अनरियलाइज्ड है, रियलाइज्ड है, सब कुछ जो है ना हम प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड करते थे। बट यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए लेके आएगा, क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सिर्फ रियलाइज्ड वाला पार्ट देखेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कितना है, मतलब सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट दिखाएंगे, और मेरा नेट नेट प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली कितना है वो देखेंगे, और ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव के थ्रू हम रूट करेंगे जो अनरियलाइज्ड वाला पार्ट्स है, राइट, फिर उसके हिसाब से हम प्रॉफिट देख लेंगे ओवरऑल कितना है। तो एक एक्चुअल फिगर, मतलब एक्चुअल फेयर प्रेजेंटेशन बोल दूं मैं, फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी क्या एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है वो पता करना है, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकाला, क्यों, क्योंकि इसमें अनरियलाइज्ड वाला पार्ट पूरा डाल देते हैं। तो सिमिलर वे एसोसिएट, अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो अनरियलाइज्ड वाला पार्ट हमने रिकग्नाइज किया है, किसका, यानी फिर से समझाता हूँ सुनो, जो एसोसिएट है उसके पास कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स है,
या फिर उसके बाद कोई ग्रेचुइटी वाला पार्ट पड़ा है, एक्सपेंस वाला पार्ट। ऐसे सब चीज़ें कहाँ पे आएगा सर? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। इसका कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हम जो है ना शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे। कहाँ पे? शेड्यूल 3 में। बस यहाँ पे इतना समझ लो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कैसा होता है। तो अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उसका भी पार्ट किसको जाएगा? जो इन्वेस्टर है उसको जाएगा। तो समझो फॉर एग्जांपल 5000 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, किसका? एसोसिएट का। तो 20% किसका? एसोसिएट वाला पार्ट है, राइट? 20% एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है, तो कितना आएगा? 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज भी वी विल एट्रीब्यूट टू द इन्वेस्टर्स। तो सेम लॉजिक, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डायरेक्टली हम कहाँ पे लेके जाते हैं? बोलो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी इन द एंड कहाँ पे जाएगा सर? अदर इनका अदर इक्विटी में जाएगा, बरोबर। वो भी कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बरोबर। तो इससे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट इनकम से या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या तो घटेगा। तो वही सेम लॉजिक लगा के अगर इनकेस ओसीआई में इंक्रीज है, ओसीआई में गेन है या इंक्रीज है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। तो इन्वेस्टमेंट टू शेयर इन ओसीआई। अगर मेरा ओसीआई में डिक्रीज है, तो उस केस में ओसीआई टू क्या करूंगा? टू इन्वेस्टमेंट करूंगा। इज दैट क्लियर? सिंपल है, बताओ। एकदम सिंपल है, मतलब कुछ भी इसमें ये नहीं है। चलो, देन आता है फोर्थ चीज, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहां पे मैं बताऊं, डिविडेंड। चलो, अब डिविडेंड के केस में क्या होगा? तो मैंने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। प्रॉफिट क्या? यहाँ पे जो एसोसिएट है, एसोसिएट है, ये एसोसिएट ने प्रॉफिट किया, राइट? बरोबर। इस प्रॉफिट को हमने रिकग्नाइज कर लिया। इस प्रॉफिट को रिकग्नाइज इन द सेंस, यहाँ पे मेरा क्या हुआ? यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, बरोबर। यहाँ पे ऊपर देखा था ना कि अगर प्रॉफिट हुआ तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो गया। चलो, अब ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा सर? ये जाएगा अदर इक्विटी में, रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, बरोबर सर। अब जो एसोसिएट है वो क्या सोच रहा है? उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। किसको? एसोसिएट को यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करना है। जब अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो वो डिक्लेयर कहाँ से करेगा? अदर इक्विटी से करेगा। यानी डिस्ट्रीब्यूट किससे करेगा? अदर इक्विटी से करेगा। यस और नो? यानी क्या? मुझे कैश और बैंक में पैसा मिलेगा, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या किया था? जब भी मेरा प्रॉफिट था, जब यहाँ पे प्रॉफिट था, मैंने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया था, राइट? वो प्रॉफिट जाके कहाँ पे बैठा है? वो प्रॉफिट जाके मेरा अदर इक्विटी में बैठा होगा, राइट? अदर इक्विटी में। अब ये जो अदर इक्विटी से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और कैश एंड बैंक में मुझे पैसा मिल रहा है, तो सोचो ये अदर इक्विटी में से अगर कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट कम होगा ना, बरोबर। ये मेरा इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो एंट्री क्या होगा इसका? कैश ऑब्लिक बैंक। बैंक में पैसा आ रहा है टू इन्वेस्टमेंट। पहले हम जब प्रॉफिट लिया था उसमें इंक्रीज हुआ था, राइट? वो प्रॉफिट अब कैपिटलाइज, यानी कि आप बैंक में आ रहा है, तो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं? इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर दूंगा उतना पार्ट से। जितना भी मुझे अमाउंट आएगा उतना अमाउंट से मैं क्या करूंगा? कैश और इन्वेस्टमेंट को कम कर दूंगा, राइट? फिर से समझाता हूँ, अगर नहीं समझा होगा तो। क्या हो रहा है सर यहाँ पे? अगर कोई भी एसोसिएट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट? तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट बोल रहा था ना, सर इन्वेस्टमेंट मेरा इतना है और उसमें ऐड किया प्रॉफिट इतना है। अब ये जो प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया होगा उन्होंने, राइट? तो प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया होगा, तो वो डिविडेंड लेस हो जाएगा, यानी क्या? उतना पार्ट ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट भी लेस हो जाएगा। तो उसका क्या है? बैंक में पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली रिड्यूस होगा इन दिस केस डिविडेंड मिला। तो हम 110 में कैसे करते थे? 110 में हम एलिमिनेट कर देते कंप्लीटली। हम जो 110 में डिविडेंड वाला पार्ट एलिमिनेट ही करते थे, डिविडेंड होता ही नहीं था। बट यहाँ पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम होगा मेरा। क्लियर है? पक्का? एकदम सिंपल। चलो, अगर एकदम सिंपल है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो फटाफट रीड कर लो, देन विल सॉल्व।
डन। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। On first day of financial year, A Limited invested in equity shares of in equity share capital of B at a cost of rupees 1 lakh to acquire 25% share in voting power of B Limited। तो सर यहाँ पे साथ साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल है। पहले तो इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, 1 लाख का एट कॉस्ट। तो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक 1 लाख, बराबर, बीइंग इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। ठीक है, ये मेरा पहला चीज़ हुआ, राइट। अब पहले चीज़ होते ही हम क्या देखते हैं, वेदर देर इज अ गुडविल या क्या बार्गेन परचेस, वो देखते हैं कैसे कंप्यूट करना है। A Limited has also concluded that B Limited is an associate of A Limited. At the end of the year, B Limited earned a profit of 10,000 and other comprehensive income of 2,000. In that year, B Limited also declared a dividend of extent of 4,000. Pass necessary journal entries in the books of A to account for the investment in associate. Okay. तो यहाँ पे हम गुडविल कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नेट एसेट्स नहीं दिया है, राइट। नेट एसेट्स दे देते तो फिर हम कर लेते थे, बट यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्या करेंगे सर, तो नेक्स्ट चीज होगा मेरा प्रॉफिट। शेयर इन नेट प्रॉफिट। तो शेयर इन नेट प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे? क्या अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट है क्या? एट द एंड ऑफ द ईयर बी लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो आ जाओ। तो प्रॉफिट से क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 इंटू 25%। 25% ये है, हाँ। तो 2,500 मेरा यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये चीज समझ आ गया, ये एंट्री सिंपल है। चलो अब थर्ड चीज देखते हैं, क्या है, शेयर ऑफ ओसीआई। देखो ओसीआई का भी चीज दिया है ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 2,000, तो 2,000 का केस में हम क्या करेंगे, वही प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, 2,000 इंटू 25%, ये आ जाएगा 500। सेम ओसीआई का क्या था, यहाँ पे इनकम था, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 500 टू शेयर इन ओसीआई 500। नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, तुम एग्जाम में लिख लेना नरेशन, नरेशन इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पे आ गया डिविडेंड, राइट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 4,000 है ना। 4,000 में से अगर ए वाला पार्ट निकालो, ए ही था ना, हाँ, ए ने 25% इन्वेस्ट किया, तो फिर ए का पार्ट कितना रहेगा, कैश ऑब्लिक बैंक, 4,000 इंटू 25%, 4,000 इंटू 25%, ये आ जाएगा 1,000, राइट, टू इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 1,000 रुपीज़, राइट। तो इससे मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बीइंग डिविडेंड इनकम रिसीव्ड।
चलो, एक और भी डाउट आ सकता है स्टूडेंट्स को, क्या सर यहाँ पे क्या श्योरिटी है कि कैश एंड बैंक में ही मिलेगा? चलो, कैश एंड बैंक में नहीं मिलेगा ना, तो डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर लेना। ठीक है, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर लेना और टू इन्वेस्टमेंट कर लेना। ठीक है, तो उससे क्या है, डिविडेंड जब भी रिसीव होगा तुम क्या कर सकते हो, बैक कैश एंड ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड रिसीवेबल कर सकते हो, ताकि डिविडेंड रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा और कैश ऑब्लिक बैंक में आ जाएगा अपना पैसा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, राइट। अगर मैं बताऊँ समरी एक स्टेटमेंट बनाओ, ये समरी स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे सर? जो हम सी बनाएंगे तो सी में क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। इससे जर्नल एंट्री से कैसा है, जर्नल एंट्री सॉल्व कर लेंगे, बट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मुझे पता नहीं चलेगा ना, तो वो कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना आएगा? ₹1,00,000। ठीक है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट आएगा क्या? यस सर, प्रॉफिट शेयर कितना है? 2000 था क्या? 2500, 2500 बराबर। चलो, OCI का शेयर भी आ जाएगा 500, और यहाँ से लेस हो जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड लेस हो जाएगा कितना? 1000 रुपीज़। तो बताओ कितना आएगा? 1,02,000 आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, जो मेरा एसोसिएट है, और इस वाला पार्ट को, ये वाला जो है ना, इसको हम डिस्क्लोज नहीं, इसको हम CFS में दिखाते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएट। चलो, ये स्टेटमेंट तुम मतलब जब CFS में अगर आएगा, तो May 24 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें CFS वाला पार्ट में ये वाला पार्ट इंक्लूडेड था। अगर वहाँ पे मैं जर्नल एंट्री सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, बराबर, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो कॉस्ट है ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट लेना है, प्रॉफिट का शेयर लेना है, OCI का शेयर लेना है और डिविडेंड को लेस कर देना है, तो फिर मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन बी मिल जाएगा। चलो, और 2 मिनट में मैं एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ तुम्हें। क्या है सर वो कंसेप्ट? फेयर वैल्यू कंसेप्ट। यानी क्या? सर यहाँ पे नेट एसेट्स तो हम ले लेते हैं किसमें? फेयर वैल्यू में, बरोबर। ठीक है, बट समझो सर यहाँ पे क्या हो सकता है, डायरेक्टली फेयर वैल्यू ले लिया, कैरिंग अमाउंट भी जब दिया होगा तो उस केस में क्या करें? यानी क्या, मुझे कैरिंग अमाउंट भी दिया है और मुझे फेयर वैल्यू भी दिया है, बराबर। हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू को इंक्लूड करते हैं इन द नेट एसेट्स, यहाँ पे नहीं, बट गुडविल कंप्यूटेशन के टाइम पे। बट उस केस में अगर प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, समझो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है ₹20,000 का, दिस इज फेयर वैल्यू, एंड कैरिंग वैल्यू कितना है? कैरिंग अमाउंट है 15,000, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 5,000 का है या नहीं? यस सर, 5,000 का है। तो ये 5,000 का क्या हम इसमें दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट में? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर जो डेप्रीशिएशन इम्पैक्ट आएगा, बराबर, जो डेप्रीशिएशन का इम्पैक्ट आएगा, यानी क्या, यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट में इसका एडजस्टमेंट भी होना चाहिए ना। क्यों सर? क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो एडिशनल डेप्रीशिएशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं, राइट। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता था, अदर इक्विटी में करते थे, बट अल्टीमेटली वही होना चाहिए। तो 50,000 को जितना भी साल होगा, यानी समझो 10 ईयर्स है या 20 ईयर्स है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 5 ईयर्स, ये फेयर वैल्यू इंक्रीज है, हाँ 5 ईयर्स। तो क्या करेंगे, 10,000 आएगा सर, ये 10,000 को भी हम क्या करेंगे, 10,000 में से भी शेयर ले लेंगे और यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिखाएंगे। यानी क्या है, मेरा 20% है ना, यहाँ पे 20% है ना, तो 10,000 इंटू 20%, 2,000 जो भी आएगा, तो 2,000 को यहाँ पे दिखा देंगे। ये एडिशनल डेप्रीशिएशन होगा, डेप्रीशिएशन क्या होगा, लेस होगा, तो लेस यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, कोई तो एक क्वेश्चन में है, छोटा सा क्वेश्चन में, बस दिखाना था, मैं बता दिया। क्या होगा अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको भी हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर देंगे। क्यों सर? ये अल्टीमेटली प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, उसके लिए दिखा रहे। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर समझो सर फेयर वैल्यू इंक्रीज बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर समझो सर डिक्रीज है तो डिक्रीज है तो क्या होगा, मुझे सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन आएगा तो रिवर्स कर देंगे, यानी क्या, मैंने यहाँ से लेस कर दिया होगा डेप्रिसिएशन, उसको रिवर्स करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हम करेंगे क्वेश्चन में, तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज क्या करा था एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते, देन विल फिनिश द क्लास। अच्छा, वी स्टार्टेड विद पोटेंशियल शेयर्स। पोटेंशियल शेयर्स के केसेस में हम कोई भी फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं देखेंगे। पोटेंशियल शेयर्स के केस में डायरेक्टली विल व्हाट विल से कि यहाँ पे पोटेंशियल शेयर्स है, करने वाले हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट के इसमें आ जाएगा, असेसमेंट पे इसमें आ जाएगा और उसको एसोसिएट मान लेंगे। चलो, नेक्स्ट थिंग, इक्विटी मेथड स्टार्ट किया था, पहले क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर नॉर्मल अपना एंट्री होगा, लाइक इन्वेस्टमेंट टू बैंक। सेकंड, गुडविल कंप्यूटेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज ये है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व या फिर बार्गेन परचेज बोल लो। गुडविल वाला जो पार्ट है विल नॉट रिकग्नाइज इन बैलेंस शीट, यानी कि गुडविल को सेपरेटली रिकग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि डबल इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट थिंग, मेरा जो बार्गेन परचेज है या कैपिटल रिजर्व है उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट दोनों का भी इम्पैक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या, अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो अगर 1 लाख का मेरा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, 20,000 का बार्गेन परचेज है, तो नेट नेट देखोगे तो 80,000 का इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए, बरोबर। बट इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखाते हैं, वो बार्गेन परचेज को अदर इक्विटी में दिखाते हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट में 1 लाख दिखेगा, अदर इक्विटी में 20,000 दिखेगा, तो नेट नेट मेरा 80,000 दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है सर, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल या बार्गेन परचेस हो गया। गुडविल वाला जो पार्ट है वो सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बार्गेन परचेस को डिस्क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट में शेयर कमाएगा, यानी कि एसोसिएट का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट का शेयर किसको, इन्वेस्टर को भी आएगा। कितना परसेंट आएगा? एसोसिएट का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके हिसाब से आएगा। नेक्स्ट थिंग, ओसीआई का जो भी पार्ट है, ओसीआई का भी शेयर भी उसमें आ जाएगा। इसके थ्रू मुझे क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो गया तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, अगर लॉस हो गया तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। देन अगर कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर मुझे कैश इन बैंक में मिल जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट जो है ना अल्टीमेटली कम हो जाएंगे। ये हमने इस लेक्चर में देखा था और उसके साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसका और भी क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। चलो बाय बाय। बाय।